इस खास विश्लेषण में स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आज के समय का साइबर अपराध बहुत ही खामोशी से हमारी जीवन भर की बचत और बड़े-बड़े कॉर्पोरेट सिस्टम्स दोनों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। ये कोई आम हैकिंग नहीं है, बल्कि बहुत ही शातिर तरीके से बुना गया एक पूरा जाल है। 47,35,000 रुपए सुनने में एक बहुत बड़ी रकम लगती है ना, लेकिन असल में ये महज एक आंकड़ा नहीं है। ये एक बुजुर्ग महिला के जीवन भर की गाढ़ी कमाई थी, जिसे एक ऐसे खतरे ने पूरी तरह से निगल लिया जो दिखाई नहीं देता लेकिन लगातार बना रहता है, और वो भी पूरे 4 साल तक। ये सच्चाई वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। भाग 1, 47 लाख का भ्रम। आइए अहमदाबाद के इस दिल दहला देने वाली घटना से शुरू करते हैं, जहां हाल ही में 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। अब इस टाइमलाइन को देखिए। ये कोई ऐसी चोरी नहीं थी जो रातों रात हो गई हो, बल्कि एक बहुत ही धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया थी। पहले साल में हुआ ये कि एक फर्जी एलआईसी अधिकारी ने फोन करके कहा कि गलती से खाते में 10 लाख रुपए जमा हो गए हैं। फिर दूसरे साल में कानूनी कार्रवाई और कोर्ट की फीस का डर दिखाया गया। तीसरे साल तक आते आते टैक्स क्लियरेंस और फाइल प्रोसेसिंग के नाम पर कई बार पैसे ट्रांसफर करवाए गए, और अंत में चौथे साल में जाके रिश्तेदारों को इस 47 लाख से ज्यादा के भारी नुकसान का पता चला। यह साबित करता है कि आजकल के घोटाले पूरी तरह से एक सूची समझी साजिश होते हैं। भाग 2, एक घोटाले की संरचना। इस धोखे को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इन अपराधियों के काम करने के तरीके को समझना होगा। और हैरानी की बात तो यह है कि यहां मुख्य हथियार कोई जटिल कंप्यूटर कोड या हैकिंग सॉफ्टवेयर नहीं था। बिल्कुल नहीं। यहां इस्तेमाल हुआ मनोवैज्ञानिक हेरफेर, यानी पहले एक झूठा भरोसा जीतना और फिर कानूनी या आर्थिक नुकसान का ऐसा खौफ पैदा करना कि इंसान घबराकर खुद ही पैसे दे दे। साइबर अपराध विशेषज्ञ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी की इस बात पर गौर करें। उनका भी यही कहना है कि जालसाज पहले विश्वास स्थापित करते हैं और फिर उसी भरोसे का इस्तेमाल डर पैदा करने के लिए करते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि ऐसे भारी दबाव के लिए अक्सर बुजुर्गों या कमजोर वर्गों को ही निशाना बनाया जाता है। भाग 3, 15 साल का साइबर उछाल। अब अगर इस एक घटना से थोड़ा बाहर निकलकर बड़े स्तर पर देखें, तो एक बहुत ही डराने वाली हकीकत सामने आती है। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के जर्नल ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन में छपा यह अध्ययन इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। इस रिसर्च में 2010 से 2025 तक पूरे 15 सालों के डेटा का गहराई से विश्लेषण किया गया है, ताकि इन साइबर खतरों की असल जमीनी हकीकत को समझा जा सके। अब इस ग्राफ को देखिए। ये उछाल वाकई चौंकाने वाला है। जहां 2010 में सिर्फ 12 मामले सामने आए थे, वहीं 2025 के लिए यह अनुमान 144 मामलों तक पहुंच गया है। यानी सिर्फ 15 साल के अंदर मामलों में 5 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। ये तस्वीर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और जैसे जैसे मामले बढ़े हैं, वैसे वैसे वित्तीय नुकसान भी बढ़ा है। 2012 में ये नुकसान करीब 2.1 करोड़ था, लेकिन 2022 तक आते आते ये तेजी से बढ़कर 16.8 करोड़ हो गया। और अकादमिक अनुमानों की माने तो 2025 तक यह आंकड़ा 28 करोड़ को भी पार कर जाएगा। भाग 4, कॉर्पोरेट सप्लाई चेन का शोषण। अब ये खतरे सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रह गए हैं। इन संगठित नेटवर्क्स ने अब बड़े कॉर्पोरेट्स की नीतियों में मौजूद कमियों का भी फायदा उठाना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए बरेली का ये हालिया मामला ही ले लीजिए। यहाँ एक ऑनलाइन मोबाइल डिलीवरी हब को एक बहुत ही सुनियोजित घोटाले के जरिए लगभग 24 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। आखिर ये हुआ कैसे? बहुत ही शातिर तरीके से। सबसे पहले मोबाइल फोन ऑर्डर करने के लिए फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया गया। फिर चालाकी से सारी डिलीवरी एक ही खास इलाका डेलापीर चौराहा में मंगवाई गई, और अंत में कंपनी की डिवाइस एक्सचेंज पॉलिसी का फायदा उठाते हुए डिलीवरी करने वालों को असली फोन के बदले पहले से तैयार नकली सैमसंग गैलेक्सी 25 यूनिट थमा दिए गए। ये तुलना बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ है एलआईसी घोटाला, जहां एक 73 साल की बुजुर्ग महिला की भावनाओं से खेला गया, उन्हें कोर्ट कचहरी का डर दिखाया गया और सालों तक धीरे धीरे उनके पैसे लूटे गए। और वहीं दूसरी तरफ ये मोबाइल हब घोटाला, जहां फर्जी आईडी का इस्तेमाल करके महज कुछ ही दिनों के अंदर एक विशाल कॉर्पोरेट सप्लाई चेन की खामियों का पूरा फायदा उठा लिया गया। तरीके एकदम अलग हैं, लेकिन नतीजा वही, धोखाधड़ी। भाग 5, तैयारी की कमी को पाटना। अब जब कमियां हर स्तर पर मौजूद हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे संस्थान इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं? शोधकर्ताओं ने
एनोवा और टाइम सीरीज फोरकास्टिंग जैसे एडवांस स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करके कई संस्थागत कमियों को उजागर किया है, जैसे कि हमारा रवैया आज भी समस्या होने के बाद जागने वाला है, न कि पहले से सतर्क रहने वाला। निजी और सरकारी बैंकों की तैयारियों में भी जमीन आसमान का फर्क है। ऊपर से डिजिटल साक्षरता की कमी और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल लेन देन को लेकर भरोसे का न होना, ये कुछ ऐसी गहरी खाइयां हैं जिन्हें पाटना बहुत जरूरी है। और हाँ, इन बाधाओं को दूर करना सिर्फ किसी की चोरी रोकने तक सीमित नहीं है। सुरक्षित डिजिटल फाइनेंस दरअसल डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पहलों की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना आर्थिक विकास अधूरा है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर ये जालसाज हमारी सबसे गहरी मानवीय भावनाओं और सबसे सख्त कॉर्पोरेट नीतियों दोनों का इतनी आसानी से फायदा उठा सकते हैं, तो क्या हमारे वो संस्थान जिन पर हम हर दिन भरोसा करते हैं, हमारे डिजिटल भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त तेजी से खुद को बदल रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।